मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और आज की क्लास के बाद फिर आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज नंबर सिस्टम की पूरी आखिरी क्लास है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको और एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे बच्चे, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जो मेरी टॉप 100 वाली बुक है, उस बुक को उस बुक के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। क्योंकि इससे आपको राइट इवेल्युएशन होगा कि जो आपने पढ़ा है आप उसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं हर एक चैप्टर में। क्योंकि इसमें सारे अच्छे अच्छे सवाल है, बोगस सवाल एक भी नहीं है फालतू के, है ना। तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं और बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी इस बुक को मैंने फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी करा दिया है ऑनलाइन, और बहुत सस्ते रेट पर अवेलेबल। आप जरूर चेकआउट करिए उसको। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है जी, इसके प्राइम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करिए केवल अभाज्य गुणनखंडों की। तो देखो 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं सर 3 × 2 × 5। तो ये होगा सर 3 की पावर 16। यहीं लिख देता हूं यार। 16 को लिख लेते हैं 2 की पावर 4, तो 18×4 = 72। 20 को लिख लेते हैं भैया 4 × 5 की पावर 21। तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 42। 5 की पावर 42। अब आओ राजा, यहाँ 2 की पावर 16, तो 42 72 16 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 और 6 10। 7 4 11 और 1 12 और 1 13। 2 की पावर 130। तरीके 3 की पावर 16 ये आ रही है भाई। 5 की पावर है कुछ? 5 की पावर 16 यहाँ है, 42 यहाँ, तो 6 2 8 4 1 5 58। तो मेरे बच्चे प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है? पावर ऐड करनी है। तो जोड़ते हैं, सिर्फ पावर ऐड। 8 और 6 14 4। देखना भाई कहां गड़बड़ करी है मैंने। सॉरी मेरे बच्चे, यहां गड़बड़ थी। 5 की पावर 21 था। माफी भाई, ये 5 की पावर 21 था ना। माफी माफी माफी, हाथ जोड़ के माफी भाई। तो यहां जब जोड़ोगे तो 21 और 16 को जोड़ेंगे। 21 और 16 हो गया 37। माफी भाई। अब सेट बैठेगा। जोड़ोगे तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर प्राइम बनेंगे 183। यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल मिला के संख्या 183। हाँ जी। कह रहा है जी 1080 के कितने गुणनखंड अपने आप में पूर्ण है? मेरे बच्चे 1080 को 108 × 10 लिख सकते हैं। आप कहें हाँ। 12 निम में 108 कर ले सर, बिल्कुल ठीक है। 12 को 4 × 3 कर ले, गुना 9 कर ले, गुना 10 को 2 × 5 कर ले। यानी मोटी बात यह है सर, इसको लिख सकते हैं 2 और 4 यानी 2 की पावर 3। 9 और 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर मेरे बच्चे 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल फैक्टर बना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे देखना है कौन कौन से इसके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो करना क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए? इसे 2 से भाग दो और देखो जहां तक जा रहा है 2 एकम 2 1 पे जा रहा है, 1 में 1 जोड़ दो 2 आंसर है। इसे 2 से भाग दोगे 1 पे जा रहा है, 1 जोड़ दोगे 2 आया। इसे भाग दोगे तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ा 1 आया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4 फैक्टर ऐसे बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। देखिए बाबू, कह रहा है जी इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 120 के मल्टीपल है। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो। 10 को लिखेंगे 2 × 5 की पावर 5। पहले इसके टुकड़े 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5 ही हो गया मेरे बच्चे 2 की पावर 13। 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 यहां है और मेरे बच्चे 5 वहां है, तो 5 की पावर 9। अब कह रहा है 120 के टुकड़े। तो देखो यार 24 पंजे 120 होता है। 24 को हम 8 × 3 लिखते हैं। यानी हमको 120 का मल्टीपल बनाना है तो 8 यानी 2 की पावर 3 टेकना पड़ेगा, 3 टेकना पड़ेगा और 5। तो 2 की पावर 3 लेना होगा, 3 की पावर 1 बाहर निकालना होगा और 5 की पावर 1 बाहर निकालना होगा। तो 3 बाहर लेने के बाद यहाँ 2 की पावर 10 बचा, यहाँ राजा बाबू 3 की पावर 5 बचा और यहाँ 5 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 8 बचा। हाँ जी। अब 10 में 1 जोड़ा 11, 5 में 1 जोड़ा 6 और 8 में 1 जोड़ा 9। तो देखो जी 9 6 54, 54 को 11 से गुना करोगे 4 4 5 9 5, 594 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। यानी 594 ऐसे गुणनखंड होंगे मेरे बच्चे
जो CHSL मेंस में पूछे जाएंगे, मतलब 120 के मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल होंगे इसमें, कितने 594 फैक्टर। आइए देखिए यार दोस्त, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, 71 की पावर 3 प्लस -40 की पावर 3 प्लस -31 की पावर 3। मैं इसे A मान रहा हूं, इसे B और इसे C। तो मेरे बच्चे आप ध्यान दोगे तो A प्लस बी प्लस सी 0 होगा, क्योंकि -31 -40 -71 और +71 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, इक्वल टू होता है सर 3A। 71 गुना B -40 गुना C -31। लेकिन दिक्कत ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर। अब मुझे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत कोई नहीं देगा। 3 आया, 40 को करूंगा 5 गुना 8, 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 31 और गुना 71। मुझसे पूछा है कि अच्छा टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी है। आओ भाई, तो आप देखेंगे 1 में 1 जोड़ा 2, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहां पे मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आएंगे वो 64 है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां SSC CGL मींस का सवाल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके जो निकल के आएंगे वो 64 आएंगे। ऐसे सवाल में आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है कराऊं, क्योंकि वहां क्यू वाले फार्मूले पे सवाल रहते हैं। आइए, ये बिहार SSC का सवाल, पेपर का सवाल है। कह रहे एक संख्या n को जब भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 28 आता है। जब 4n कर दें, मतलब संख्या का 4 गुना, तो 28 का 4 गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 112। कहता है इसको d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो 112 में से 2 घटाएंगे, बचा 110। यानी मेरे बच्चे d जो होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 110 का फैक्टर होगा। 33 110 का फैक्टर नहीं है, 66 110 का फैक्टर नहीं है, 44 110 का फैक्टर नहीं, केवल 55 है। 55 ही एक ऐसा नंबर है जो मेरे बच्चे 110 को भाग दे रहा है, और कोई नंबर है ही नहीं। यही सवाल ने पूछा था कि भाई वो डी क्या होगा, डी का मान ज्ञात करें। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि x की पावर m और x की पावर n, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो परिणाम आना चाहिए वो 1 आए। तो m और n में क्या विशेषता, कुछ नहीं भाई। अगर यहां m का मान 5 हो तो n का मान -5 हो, फिर क्या फायदा होगा, ये 1/, में हो जाएगा और कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब m और n में इक्वल होना चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, माइनस है या प्लस हो। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। और ये सवाल SSC CGL मींस का सवाल है। मैंने मींस के सारे सवाल पिक किए, चाहे वो 2015 में आया हुआ हो, 2017 में, 2018 में। ये 2018 मींस का क्वेश्चन है, तो मैं सारे सवाल ले रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को एक एग्जैक्ट अंदाज आ जाए। कहता है एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों पर 1 से शुरू करके 3089 अंक अंकित करता है। किताब में पन्ने कितने हैं? ये है मेरे प्यारे बच्चों UPSC CSET 2019 का सवाल। और कल की जो वीडियो होगी वो मेरे बच्चे पूरे 3-3.5 घंटे की वीडियो होगी और कंप्लीट नंबर सिस्टम निपटा दिया जाएगा कल। आइए देखिए जी, मुझे ये पता है कि 1 से लेके 999 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो 999 नंबर होते हैं, और कुल मिला के जो डिजिट होते हैं वो 2889 होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास डिजिट क्या है जी, 3089 माफ करिए। अब 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट होते हैं, तो भैया भाग देंगे, मतलब घटाएंगे। 0 0 10 में 8 गया तो 200। हर डिजिट 4 डिजिट से एक नंबर बनना है मेरे बच्चे, तो 200 डिजिट से 50 नंबर, तो 50 नंबर और बन जाएंगे। तो 50 नंबर बन जाएंगे तो जोड़ेंगे तो 9 9 और 5 14, 9 और 1 10, 1049। इसका मतलब पेजों की संख्या जो उस किताब में होगी वो 1049 होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों UPSC CSET 2019 का क्वेश्चन है। मैं पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने में 1.5 घंटा लेता हूं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे एक साथ लपेट देता हूं समझाते हुए कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पैसा वसूल हो रहा है, आपका समय वसूल हो रहा है, क्योंकि ये पेड बैच नहीं है, यूट्यूब पे फ्री बैच रखा हुआ है। तो आपने एक ही काम करना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो किसी भी गरीब बच्चे की मेरे बैच की फीस आप पे कर देना 999 रुपए, और उसको कहना कि पढ़ और आराम से सिलेक्शन ले, है ना।
और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज अच्छी लग रही तो अपने यार दोस्तों को, नए बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में। मेरा फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन बैच रहता है। देखिए दोस्तों, कैरियरविल ऐप पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कहता है एन के किस मान के लिए द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज 2, कहता है 10 की पावर n प्लस 1। इसको जब सोल्व करोगे तो इसके अंकों का योग हमेशा 2 आएगा, हमेशा ही रहेगा भाई। n की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, बस जीरो ना रख लें, क्योंकि जीरो रख लेंगे तो जीरो रखेंगे तब भी सेट है मामला भाई, किसी पे भी आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो 10 और 1 11, 2 रखूंगा तो 100 और 1 101, तब भी अंकों का जोड़ ही आएगा। तो फॉर एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर रख लेंगे, सभी पे मामला सेट होगा, है ना। ये बिल्कुल सेट है। आइए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है सीजीएल मेंस 2022 का, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। आइए मेरे बच्चे, देखो यार, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, 2 बार आता है 400 से 700 के तक। तो देखो मेरे बच्चे, अगर 400 से, और मैं आपको कहूं 499 तक चलो, और बताओ कितनी बार 6 2 बार आएगा, तो आप कहेंगे देखो सर, इस अंक पे तो कभी भी आ नहीं सकता, नहीं तो 2 बार कहां आ सकता है, इन दोनों अंकों पे, तो 466 हो। ऐसे ही मेरे बच्चे 500 से 599 तक इस अंक पे तो 6 आ नहीं सकता, तो इन दोनों अंक पे 6 लाना है, तो 566। तो एक केस मेरे बच्चे यहां संभव होगा और एक केस मेरे बच्चे यहां संभव होगा, 2 केस संभव। लेकिन हमसे उसने पूछा 400 से 700 तक, हमने बता दिया 599 तक। अब आते हैं मेरे बच्चे 600 से 699 तक, क्योंकि 700 में तो 6 आएगा नहीं। अब यहां देखना 6 कहां कहां आ सकता है। मजे की बात यह कि 6 यहां तो हर हाल में रहेगा, 600 से लेके 601, 602, 609, मतलब 610, फिर 611, 6 तो यहां रहेगा ही रहेगा। अब और कहां हो सकता है भाई, 606 में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, 616 में हो सकता है, 666 में हो सकता है, 626 में हो सकता है 2 बार 6। ये सब इंटेलेक्चुअल काम है, लिखने की नहीं है, समझने की। 636 में हो सकता है, और ऐसे चलते चलते मेरे बच्चे 696 में भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहां से 606 से लेके 696 तक इस तरीके से 2 बार 6 आ सकता है। आप मुझे जरूर कहेंगे कि सर बीच में 666 आएगा, यहां 3 बार आएगा, इसको बाद में देख लेंगे, या चलो अभी समझा देता हूं कितनी बार आएगा मेरे बच्चे, 3 बार आएगा। तो यहां से यहां तक कितनी बार आ रहा है, तो 606 से लेके 696 तक मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 10 बार आएगा। अब ये वाला एक हटा देंगे तो कितनी बार रहेगा, 9 बार। यानी मैं 606 से 696 वाली लाइन में कह रहा हूं 6 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। अब एक आएगा मेरे बच्चे 660, 661, 662, और चलते चलते 669, 670, 670। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, यहां से यहां तक 6 2 बार आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या है, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं आ गई। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है जहां तीनों बार 6 आ रखा है, तो ये एक हटा देंगे तो कितनी बार आया, 9 बार आया। तो इस गिनती में 9 बार आया, तो 9 बार मेरे बच्चे यहां आया, 9 बार यहां आया, 9 9 18, और एक बार 19, और एक बार यहां आया 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 20 होगा। ये एसएससी सीजीएल मींस 2022 का सवाल है, और सेम ही सवाल उठा के इन्होंने पूछ लिया, ऐसा ही 2017 मींस में, एसएससी सीजीएल मींस 2017 में सेम ही सवाल पूछा हुआ है मेरे बच्चे। इसको आप करिए, एसएससी सीजीएल मींस 2017 का सवाल। अब मेरे बच्चे, हमें 100 से लेके 800 के बीच की बात हो रही है ना, और 2 की बात हो रही, तो कोई लफड़ा भी नहीं है 100 से 800। अब आप कहानी समझना, ध्यान से देखना, 100 से लेके अगर 200 तक की बात करूं या 199 तक की बात करूं, तो मेरे बच्चे ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का, यूनिट, टेंथ, 100 डिजिट पे तो 2 कभी आना नहीं। यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ सकता है, 10 बार। और ऐसे ही मेरे बच्चे 10th डिजिट पे कितनी बार आ सकता है, 10 बार। यानी 100 से लेके 199 तक 20 ही बार आप 2 का प्रयोग करेंगे।
100 से 199 तक आप 20 ही बार 2 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे 200 से 299 को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। 300 से 399 में 20 बार आएगा मेरे बच्चे। 400 से 499 में 20 बार आएगा। 500 से 599 में 20 बार आएगा। 600 से 699 में 20 बार आएगा। और मेरे बच्चे 700 से 800 तक यहां भी 20 ही बार आएगा। और हमसे यही तो पूछा था भाई 100 से और 800 के बीच। अब यहां देखो भाई, इकाई और दहाई के अंक पे अगर नॉलेज डालें तो इकाई के अंक पे 10 बार आ सकता है, दहाई के अंक पे 10 बार आ सकता है, यानी 20 बार तो वहां आ गया। और सैकड़े के अंक पे 2 कितनी बार आ रहा है? 201, 202, 203, 200, मतलब 200, 201, 203, 200, यानी 100 बार आएगा यहां। तो 100 बार यहां, 10 बार यहां, 10 बार यहां, यानी यहां आएगा 120 बार। तो मेरे बच्चे चुपचाप जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 20 छिके 120 और 120 240। इसका मतलब मेरे बच्चे हम ये सीधा कह सकते हैं कि भाई 240 बार अंक 2 का प्रयोग किया जाएगा। मेरी बात समझ पाए? चीजें रिपीट होती हैं, वही हमें समझनी है। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सीसैट 2019 में सवाल है। सवाल में कह रहा है 1 से 1000 तक। देखो यार, जब भी 1 से ऐसी गिनती हो जिसे हम 10 की पावर कुछ फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या देसी भाषा में कहूं तो 10 की पावर m अगर लिखा जाए, यानी जब भी ऐसा सवाल आए और 1 से गिनती शुरू होकर 10 की पावर m तक की गिनती हो, और फिर आपसे पूछे कि भाई 0 और 1 के अलावा, 0 एंड 1 के अलावा कोई डिजिट कितनी बार आएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा m इंटू 10⁻⁻m -1। जैसे इस सवाल में पूछा भाई 5 कितनी बार आएगा, तो m का 1000 है, 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3, तो यहां 3, यहां 3 में 1 गया 2, 10 की पावर 2 यानी 200, सॉरी माफ करना, अरे गलत हो रहा, 2 3 में 1 गया 2, 10 की पावर 2 यानी 100, 100 को 3 से गुना किया 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों 5 यहां पे 300 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा बाबू? 300 बार। देखिए यार, ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सवाल है। लैंग्वेज पे जाना बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। कहता है वन डे वेरी अर्ली मॉर्निंग रवि शंकर वेंट टू ए टेम्पल टू ऑफर सम फ्लावर्स एज ए पार्ट ऑफ पूजा। ही परचेज सम फ्लावर बट, अब यहां से देखना, ही परचेज्ड, परचेज माने उसने खरीद लिए थे कुछ फूल। कहता है यार उसने कुछ फूल खरीद लिए थे, बट द सेलर ऑफर्ड हिम, यानी उसने कुछ चीजें खरीद ली, उसके बाद सेलर ने उसको ऑफर दिया दैट इफ ही वुड गिव हिम ऑल हिज रुपीज टू, इस शब्द को ध्यान देना, ऑल हिज, ऑल हिज को हम हिंदी में बोलेंगे जितने उसके पास हैं, है ना। ऑल हिज रुपीज टू ही कुड गेट ऑल द रिमेनिंग 6 फ्लावर्स, ऑल द रिमेनिंग। इन शब्दों पे ध्यान देते रहना, फिर मैं समझाऊंगा इन शब्दों को। एंड दस कुड गेन 60 पैसे पर डजन, और इस प्रकार से 60 पैसे प्रति दर्जन उसकी बचत हो गई। इफ ईच टाइम द ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन रुपीज, कहता हर बार जो ट्रांजेक्शन होगी वो रुपए में ही होगी। देन हाउ मेनी फ्लावर्स डिड रवि शंकर परचेज इनिशियली, तो बताओ रवि शंकर ने कितने खरीदे। देखो ध्यान से समझना, हिंदी भी समझाता हूं फिर लैंग्वेज पकड़वाता हूं। उन्होंने कुछ फूल खरीदे, ये लाइन हो गई पहले। कहते यार रवि शंकर ने ना कुछ फूल खरीद लिए, कुछ फूल खरीद लिए, लेकिन विक्रेता ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि अगर वह अपने सभी 2 रुपए दे दे। यार ये जो लाइन है ना साली इतनी डिफिकल्ट है, सभी 2 रुपए दे दे, कि ये अगर आप पकड़ गए तो समझो सब कुछ पकड़ जाओगे। सभी 2 रुपए दे दे तो उन्हें बाकी सभी 6 फूल मिल जाएंगे, और इस तरह उनके प्रति दर्जन 60 पैसे बचेंगे अगर हर बार लेन देन केवल रुपए में हो। कहता हर बार लेन देन केवल रुपए में हो, रुपए में ही संभव है, रुपए में ही संभव है। तो रविशंकर ने शुरुआत में कितने फूल खरीदे। अब मेरे बच्चों लैंग्वेज को पकड़ना, अब मैं सिर्फ 2 ही चीजें हाईलाइट करूंगा और उसी में सवाल का मतलब है। देखिए यार, एक तो ऑल हिज रुपीज टू और एक पॉसिबल ओनली इन रुपीज, इन 2 लैंग्वेज को जितनी बार पढ़ सकते हो ना उतनी बार पढ़ो और अर्थ निकाल दो, क्योंकि जो जो ये हाईलाइट किया है सिर्फ यही वो शब्द है जो सवाल को क्लिक करा देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मींस में लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी, और अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट हुई
तो एक बार लैंग्वेज पकड़ के तो सवाल कुछ है ही नहीं। सवाल ये कह रहा है कि भाई आप जो भी चीज खरीदोगे ना, वो आपको रुपए में ही खरीदनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 रुपए में कुछ ले लो, सवा में कुछ ले लो, या 1.25 रुपए में कुछ ले लो, या आधा रुपए में चवन्नी अठन्नी में कुछ ले लो। नहीं, जो भी लोगे उसका सौदा रुपए में होगा। 1 रुपए में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 10 में होगा। और आखिरी में यहां उसने एक लाइन लिखी कि इफ ही वुड आता है इफ के साथ कब, जब इमेजिनरी सिचुएशन हो। इफ ही वुड गिव हिम ऑल हिज रुपीज टू, अगर वो अपने पास मौजूद सारे के सारे 2 रुपए मुझे दे दे, तो मैं तुझे 6 फ्लावर और दे दूंगा। इसका मतलब पहले जो उसने चीज परचेज की होगी वो 1 रुपए की करी होगी। भाई बड़ा दिमाग से सोचना इस सवाल को, मैं भी हिल गया था। क्या कह रहा है कि अब अगर वो अपने पास मौजूद सभी 2 रुपए दे दे, यानी उसकी जेब में जितने भी रुपए हैं वो सारे के सारे दे दे, और कितने रुपए हैं, 2 रुपए, तो कहता है कि फिर उसके पास 6 जो उसके पास बचे हुए केले हैं वो भी मिल जाएंगे, 6 फल बचे हुए मिल जाएंगे। और कह रहा है जी ट्रांजेक्शन केवल रुपए में ही होगी। तो उसकी जेब में 2 रुपए हैं, उसने कुछ सेब खरीदे, उसके पास पैसे देने लगा, तो दुकानदार ने कहा कि जितने तेरी जेब में ये 2 रुपए है ना, 2 के 2 तू मुझे दे देगा, तो तुझे 6 केले और मिल जाएंगे, 6 सेब और मिल जाएंगे। तो सवाल को समझो, यहां से सिर्फ आपको एक ही मीनिंग निकालना है, और अगर आप ये मीनिंग निकाल गए तो समझ लो, पहला मीनिंग ये कि पहले 1 रुपए में चीज खरीदी, में खरीद की दारी की, और मान लो एक्स फल की खरीदारी की, एक्स फल उसने खरीदे, मान लेते हैं एक्स फल खरीदे। अब अब सवाल में कह रहा है कि अगर जितने उसके पास है, यानी 2 रुपए उसके पास है, कि भाई 2 के 2 रुपए दे दे, तो 2 रुपए में जो खरीदारी करेगा वो x+6 फल की करेगा। देखो अब लैंग्वेज पढ़ो। ऑल द रिमेनिंग 6 फ्लावर, कहता है अगर वो 2 रुपए दे दे तो उसे जो बाकी बचे हुए 6 फूल है वो भी मिल जाएंगे। बाकी बचे हुए 6 फूल हैं वो भी मिल जाएंगे, यानी पहले जो रेट था वो अलग था, 1 रुपए में जो एक्स फल खरीदे वो अलग रेट से खरीदे। अब 2 रुपए में जो उसने x+6 फल खरीदे ये अलग रेट से खरीदे, और इसी वजह से हर दर्जन पे 60 पैसे की बचत होगी, हर दर्जन पे 60 पैसे की बचत हो गई। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दर्जन में कितने केले होते हैं, या दर्जन में कितने फल होते हैं, 12 फल। तो भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले 12 दर्जन चीज या 12 फल कितने में आ रहे थे। तो आप कहेंगे अगर एक्स फल 1 रुपए में आ रहा था तो 12 फल कितने में आएंगे, 12/x में। भाई हम ऐसे लिखेंगे ना कि एक्स फल आ रहे थे 1 रुपए में, तो एक फल आएगा भैया 1/x में, तो 12 फल आएंगे मेरे बच्चे गुना 12। बिल्कुल ठीक है। आगे आगे ये कह रहा है मेरे भाई कि अब जो उसने खरीदा, अब कितने खरीद लिए, x+6। तो अब x+6 फल जो उसने खरीदे वो कितने में खरीदे, 2 रुपए में। तो एक फल कितने में खरीदे होंगे, 2/x+6 में। और 12 फल कितने में खरीदे होंगे, गुना 12। तो हम ये कह सकते हैं कि अब 12 फल 12 दूनी 24/x+6 में खरीदे। यानी मेरे बच्चे, अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि भाई अब 1 दर्जन ना, पहले 1 दर्जन फल मिल रहा था इतने का, और अब 1 दर्जन फल मिल रहा है इतने का। पहले 1 दर्जन फल इतने का मिल रहा था, और अब 1 दर्जन फल मिल रहा है इतने का। और कह रहा है कि यार अब जो फल मिल रहे हैं ना, वो पहले से 60 पैसे प्रति दर्जन सस्ते हैं। 60 पैसे के रुपए बनाएंगे बटे 100, कहता है 60 पैसे प्रति दर्जन बचेंगे। तो भाई पहले 1 दर्जन इतने का आ रहे थे, भाई एक एक्स फल 1 रुपए का, तो 12 फल कितने के, 12/x के। अब x+6 रुपए में दो ना, x+6 फल 2 रुपए के, तो एक फल 2/x+6, तो 12 फल इतने के। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि भाई अब 1 दर्जन फल इतने इतने के आ रहे हैं, पहले इतने का आ रहे थे, तो अब पहले से 60 पैसे बचत आ गई। कह रहा है जी सोल्व करो, सेटिंग करो। देखो यार, 12×3=60, 12×5=100, 3 से काटेंगे, 3×8=24, 3×4=12। बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, या हम ऑप्शन से जा सकते हैं।
सवाल में ये कह रहा है कि शुरुआत में कितने फल खरीदे, तो हमने x माने तो x की वैल्यू उठा लेते हैं, ऑप्शन से 6 ले लेते हैं। तो 4/6 तो नहीं बनेगी बात, है ना। ले भी लेते हैं, चलो 4/6 माइनस 8/12, 6 और 6 12, क्या बराबर 1/5 आएगा? आप कहेंगे मतलब ही ना है, नहीं आएगा, क्योंकि बटे तो 1/5 आया ना। अब भाई आप मेरी बात समझो, नहीं भी काट रहे हो तब भी बातों को समझो। अगर हम इसे पॉइंटों में भी लिखते हैं ना मेरे भाई, तो भी 0.60 लिखा जाता है ना। अब मैं कह रहा था कि अगर मैं 6 ले लेता हूं, तो 6 से इसे काटोगे तो 2 आया, और 6 से इसे लेंगे तो 6 6 12, 12 से काटेंगे 2, तो डिफरेंस ही 0 आ जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अब लेते हैं 3। अगर 3 लेते हैं तो 12 को 3 से भाग दिया 4, और ये 6 और 3 9, तो ये आया 24/9। 24/9 को काटोगे तो 3 3 9, 3 8 24, 8/3। अब देखते हैं कितने का डिफरेंस आया, तो 3 चौक 12, 12 में से 8 गया 4/3, 4/3 तो एक से बड़ा वैल्यू आ गई, ये भी गलत है। हमें तो 0.60 लाना है, और 0.60 को अगर पॉइंटों में बदलोगे तो 3/5 रुपए लाने हैं आपने। अब लेते हैं मेरे भाई 4। अगर 4 लेंगे तो 12/4 यानी 3, और यहां देखेंगे मेरे बच्चे तो 24/10, काटेंगे तो 2 से बकाटे 12, 2 5 10। अब 5 3 15, 15 में से 12 गया 3/5, और यही हमें चाहिए था। इसका मतलब शुरुआत में जो उसने फल खरीदे मेरे बच्चे, वो 4 फल खरीदे। देखिए मेन लैंग्वेज है, क्योंकि सवाल तोड़ना कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं, यहाँ पे सवाल बहुत आसान हो जाता है। असली जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम का सवाल में कह रहा है, ये जीपी सीरीज बन रही है, टर्म यहां से देखोगे तो 200 है, यहां से देखोगे तो 201 टर्म है। और मेरे बच्चे अगर जीपी की सीरीज हो तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है ए रेस टू पावर ना ए इंटू आर रेस टू पावर एन -1 अपॉन आर -1। तो ए की वैल्यू 3 की पावर 0, आर की वैल्यू है 3 की पावर 201 -1/3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो जोड़ आया ना 3 की पावर 0, तो मतलब एक ही हुआ, तो वो हुआ 3 की पावर 201 -1/2। ये आया मेरे बच्चे इस सीरीज का जोड़। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यार, इस सीरीज को अगर 12 ना 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इस सीरीज को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। आओ भाई, कहता है इस सीरीज को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या है। तो मेरे भाई अगर इसे 13 से भाग दोगे तो ये 13 दूनी तो 26 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसे 26 से भाग देना होगा दोस्त, और फिर बताना होगा शेषफल क्या है। अब देखिए मेरे बच्चे, अब इस सवाल में दिमाग दौड़ाने का और सवाल को दूर भगाने का कैसे, देखिए एक बात बताना, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, 3 की पावर 2 1 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 6 18, 3 7 21 -1। और 3 की पावर 3 क्या हुआ दोस्त, 27। तो मेरे भाई इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 27 की पावर 67 -1/26। आपने कहा हाँ। वैसे ही बड़ा आसान है, इसलिए कि 26 के आसपास देखना है, 3 की मल्टीपल मतलब 3 की पावर बना के +1 या -1, तो आप कहेंगे 3 की पावर 3 27 होता है, वो एक बड़ा होता है। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत आसान है। कैसे, 26 से इसे भाग देंगे, टैनी हाउ +1 ही आएगा, और +1 की जो मर्जी पावर करो +1 आएगा। इसे भाग देंगे +1, लेकिन बीच में साइन माइनस का है, तो +1 -1 +1, आंसर आएगा मेरे बच्चे 0। और यही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा। और यही आपसे सवाल ने पूछा हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या हो, 0। आइए भाई, देखिए यार सवाल में कह रहा है, अंजुली बॉट सम चॉकलेट फ्रॉम नेस्ले एक्सक्लूसिव। कहता है नेस्ले से उसने कुछ चॉकलेट खरीदी है। उसने क्या किया, सबसे पहले अमित को कुछ चॉकलेट दी। अमित को कितनी चॉकलेट दी है, सी गेव टू अमित 1 लेस देन हाफ ऑफ व्हाट सी हैड इनिशियली। कि उसके पास जितनी है, यहां पे जितनी थी उसके आधे से एक कम चॉकलेट दी है, 1/2 पार्ट से एक कम चॉकलेट दी है। ठीक है जी।
देखो यार, पहली बात तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि यार हमें आंसर जो देखना होगा वो आधा आधा देखना है, जिसका आधा हो सकता है तो इसका आधा नहीं हो सकता, इसका आधा नहीं हो सकता तो ये मेरे आंसर ही नहीं होंगे, यानी 10 या 12 होंगे। क्लियर है? अब अगली लाइन में कह रहा है देन सी हैड गिवन 3 चॉकलेट टू बबलू, उसके देन सी हैड गिवन 3 चॉकलेट टू बबलू एंड देन हाफ ऑफ द चॉकलेट विच सी हैड देन गिवन टू चार्ल्स। अब आगे क्या कह रहा है? कहते उसने अमित को अपनी शुरुआती चॉकलेट से आधी से एक कम चॉकलेट दी, फिर उसने बबल को 3 चॉकलेट दी। फिर आया कोई बबल, इस ढक्कन को भी कहता है जी 3 चॉकलेट दे दी। फिर अब उसके बाद जितनी भी बची उसकी आधी चॉकलेट चार्ल्स को दे दी, जितनी भी थी उसकी आधी चॉकलेट चार्ल्स को दे दी। अब कहता है कि अब आखिर में उसने एक चॉकलेट दीपक को दे दी भाई, जो दीपक को दे दी, एक चॉकलेट उसने दीपक को दे दी और लास्ट में एक चॉकलेट उसके पास खुद बच गई, ऐसा सवाल में दावा करे। और बची हुई एक खुद खा ली, कहता है एक उसने खा ली तो इतनी जो चॉकलेट है। देखो यार, या तो हम यहां से उल्टा जा सकते हैं, है ना, सवाल को उल्टा ले जा सकते हैं, या फिर यहीं से हम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर उल्टा लेके जाना है तो ऐसा करो, एक दीपक को दी, एक खाली, यानी 2 थी, और चार्ल्स को आधी दे दी थी, आधी देने के बाद 2 बची थी, तो इसका मतलब पहले उसके पास 4 होंगी। 4 से पहले 3 उसने बबल को दे दी थी, तो बबल को नहीं देती तो 7 होती। अब क्या हुआ जी, जितनी उस यहां पे थी उसका आधा दी और फिर एक उसने अपनी तरफ से अमित को अपनी शुरुआती चॉकलेट से आधी से एक कम चॉकलेट दी, यानी जितनी थी उससे आधी से एक कम चॉकलेट दी। अगर मान लो यहां 20 थी तो 20 का आधा 10, 10 से एक घटा के चॉकलेट इसने दी, तो मतलब ये 7 में एक, ये 20 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है समझाने के लिए। अब यहां ये समझना है हमको कि भैया यहां जितनी भी चॉकलेट थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एन चॉकलेट थी, मैं ले लेता हूं, तो एन का आधा तो n/2 उसने दे दिया और n/2 ही उसके पास बचा। अब n/2 जो दिया उसमें से भी समझो एक चॉकलेट वापसी ले ली, तो अब उसके पास बची n/2 + 1, और जो बची है वो चॉकलेट है 7, तो 1 उधर जाएगा, माइनस का, साथ में गया 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, यानी पहले से उसके पास जो चॉकलेट थी वो मेरे बच्चे 12 थे। हाँ जी, और 12 ही मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका है कि हम ये सब मेथड अपनाएं ही ना और हम सीधा सीधा ऑप्शन से चलते चले जाएं। कैसे? देखिए, ऑप्शन से चलते हैं भाई। देखिए कैसे, अगर मैं पहला ऑप्शन राइट मान लूं 10, तो 10 का आधा 5, यानी 5 इसको दे दी और 5 से एक कम दी, मतलब इसको 4 दी तो बची कितनी? 6। अब 6 में से 3 बबल को दे दी तो बची कितनी? 3। अब 3 का आधा फिर पॉइंटों में आ जाएगा तो गलत है, यानी ये ऑप्शन गलत है। बचा 12, वही मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई कैप्टन मनोज पांडे ने एक बार ये डिसाइड किया कि 36 सैनिक है और 36 सैनिकों के बीच उसे 180 गोलियां बांटनी है। कोई दिक्कत नहीं जी, नियम क्या है जी वो समझते हैं। नियम ये है, बट ही गिव n बुलेट्स टू ए सोल्जर ऑफ nth रो, कि nवी रो वाले हर एक सोल्जर को जो नंबर ऑफ बुलेट उसने दिए वो n बुलेट दिए, एंड देयर वर सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, और हर रो में कहता है नंबर ऑफ सोल्जर सेम है। दस ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज 180 बुलेट्स अमॉन्ग दीज सोल्जर्स, और कहता है इस तरीके से 180 बुलेट्स को उसने सभी सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सो टेल मी हाउ मेनी बुलेट्स डिड द सोल्जर ऑफ n-1th रो गेट, तो कहता है n-1वीं जो रो थी उसमें कितने सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स को कितनी बुलेट मिले। क्या ऐसे रहा है सवाल को समझना सब, कि मान लीजिए अगर ये पहली रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो, ऐसे ही ये nth रो है। नियम ये है कि हर रो में ना नंबर ऑफ सोल्जर फिक्स है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे 5-5 सैनिक हर एक रो में मान लेता हूं। अब नियम मेरे बच्चों यहां पे ये है, क्या कह रहा है कि पहले रो में हर एक सैनिक को हम एक एक गोली देंगे, पहले रो में हर एक सैनिक को हम एक एक गोली देंगे। सेकेंड रो में हर एक सैनिक को हम दो दो गोली देंगे। थर्ड रो में हर एक सोल्जर को हम तीन तीन गोलियां देंगे। फोर्थ रो में हम हर एक सोल्जर को चार चार गोलियां देंगे।
और ऐसे ही एनवी जो रो होगी उसमें हर एक सोल्जर को हम एन गोलियां देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन में जितने सोल्जर हैं उनको पकड़ लेते हैं। हमें ये तो दे नहीं रखा कितने सोल्जर हैं, तो लेट द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो। तो हम ये मान लेते हैं कि यार हर रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं दैट आर एक्स, वो एक्स है। हमने मान लिया कि हर लाइन में नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, एक्स हैं। और लाइन उसने बोला ही है नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ रोज दैट आर एन, ये एन है। तो अगर हर लाइन में एक्स सैनिक हैं और एन लाइनें हैं तो टोटल सोल्जर कितने होंगे, एक्स इंटू एन। भाई एक लाइन में एक्स सोल्जर और एन लाइन है तो और इसकी वैल्यू 36 दे रखी है। ठीक है जी। तो हमें कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकालनी है, वहीं से सवाल निकलेगा, या एन की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर पहली रो में एक्स सोल्जर है तो हर एक सोल्जर को एक एक गोली मिलेगी, तो टोटल कितनी गोलियां मिल जाएंगी, 1 इंटू एक्स। दूसरी लाइन में भी एक्स ही सोल्जर होंगे और हर एक सोल्जर को दो दो गोलियां देंगे, तो कितनी गोलियां बढ़ जाएंगी, 2x। ऐसे ही 3x। और ऐसे ही जो सबसे लास्ट वाली लाइन होगी उसमें हर एक सोल्जर को एन एन गोलियां देंगे, और एक्स सोल्जर है तो एन एक्स गोलियां बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, किसी को दिक्कत है यहां तक, नहीं, पक्का। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं ना, x कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 + n। और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो x, इसका फार्मूला हो n इंटू n + 1/2। और ये हुई टोटल गोलियों की संख्या बुलेट्स की, और वो है मेरे बच्चे 180। और n इंटू एक्स हुआ नंबर ऑफ सोल्जर, ये हमें दे ही रखे हैं कितने, 36। तो 2 से निकालेंगे 18, 18 से काटेंगे 10, यानी n + 1 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 10, तो n की वैल्यू आ गई 9। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के लाइनें जो होंगी ना मेरे बच्चे, वो कितनी होंगी, 9 लाइनें होंगी। कितनी लाइनें होंगी दोस्त, 9 लाइनें होंगी। कितनी लाइनें होंगी, 9 लाइनें होंगी। और अगर हम n की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9, तो हर लाइन में कितने पर्सन रहे होंगे, 4 आदमी रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 9 है तो कह रहा है n - 1th, यानी इससे जस्ट पहले, तो इससे पहली रो होगी 8th, और उसमें आदमी कितने, 1 2 3 4 आदमी। और हर एक आदमी को कितनी कितनी गोलियां मिलेंगी, 8 8। जो रो की संख्या उतनी गोलियां, तो कह रहा है जी टोटल कितनी गोलियां बांटी, तो 8 चौक 32, यानी 32 बुलेट्स बांटी गई। और यही मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाता है। हाँ है ना, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, बताइए, क्लियर है जी ये क्वेश्चन। तो आंसर होगा मेरे बच्चे इसका 32। आइए, चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।